नमस्कार। मैं डॉक्टर सविता चौधरी, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, आज के ई व्याख्यान में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं महाराणा संग्राम सिंह के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें लोकप्रिय रूप में राणा सांगा के नाम से जाना जाता है, मेवाड़ के उन शासकों में से हैं जो मेवाड़ के गौरव हैं। महाराणा सांगा 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में मेवाड़ में राज्य कर रहे थे। इनसे पूर्ववर्ती मेवाड़ के महान शासक राणा कुंभा हुए 15वीं शताब्दी में। इनके पश्चातवर्ती महाराणा प्रताप हुए 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। ये राजपूत शासक न केवल अपने साहस, कलात्मकता के लिए जाने जाते रहे, हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए जाने जाते रहे, वरन ये उन शासकों में से हैं जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपनी समकालीन शक्तियों से डट कर लोहा लिया। यह बात और है कि पराजय अथवा विजय दोनों में से किसी एक पक्ष को प्राप्त होती है। इस विजय अथवा पराजय के कारण लड़ने वाले किसी शासक के साहस पर अथवा उसकी वीरता पर और गौरव पर कोई आंच नहीं आती है। ऐसा ही राणा सांगा के बारे में है। इन्होंने अपने समकालीन शक्तियों को हराया भी और अंततः हार भी गए, लेकिन अपने साहस और संगठन के कारण इतिहास में अपना स्थान छोड़ गए हैं। इन्होंने गुजरात, मालवा और दिल्ली के सुल्तानों को हराया और अपनी शक्ति को परिवर्धित कर ऐसे स्तर पर ले गए कि उनके समकालीन उनके जितना शक्तिशाली शासक कोई नहीं था। अंततः वह मुगल सम्राट बाबर से हार गए और मुगल साम्राज्य की स्थापना में उनकी पराजय निर्णायक सिद्ध हुई। महाराणा सांगा पर हमने 2 व्याख्यान किए हैं। एक में हम बाबर के साथ उसके संबंधों का अध्ययन करेंगे, जो कि दूसरा व्याख्यान होगा। इस व्याख्यान में हम महाराणा कुंभा की विजयों राजस्थान में और गुजरात, मालवा और दिल्ली के सल्तनतों के साथ उनके संबंधों का अध्ययन करेंगे। हमने अभी आपको बताया कि महाराणा कुंभा 15वीं शताब्दी में 1433 से 1468 के मध्य राज्य कर रहे थे। महाराणा कुंभा को उनके बड़े बेटे उदय सिंह ने मार डाला और उसके पश्चात उदय सिंह के राज्यारोहण से सांगा के राज्यारोहण तक एक ऐसा दौर आया मेवाड़ के इतिहास में जो कि अव्यवस्थाजनक राज्य का दौर था। उदय सिंह द्वारा की गई इस पितृ हत्या को मेवाड़ का सामंत वर्ग स्वीकार नहीं कर पाया और उदय सिंह के छोटे भाई रायमल को राणा बना दिया गया। उदय सिंह केवल 1468 से 1473 तक राज्य कर सके। 1473 से 1509 तक महाराणा रायमल ने राज्य किया, जबकि उनकी मृत्यु के पश्चात 1509 में महाराणा संग्राम सिंह का राज्याभिषेक हुआ
जो कि 1528 ईस्वी तक राज्य करते रहे। महाराणा सांगा को हिंदू पथ कहा जाता है। इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ में यह माना जाता है कि वह अपने शासकत्व में उत्तरी भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी उद्देश्य हो सकता था। इसलिए दूसरी मान्यता यह भी है कि हिंदू पथ का तात्पर्य हिंदू संस्कृति की रक्षा करने वाले सम्राट से है, जो कि उन्होंने अपने समकालीन मुस्लिम शासकों से लड़ते हुए हिंदू धर्म को सुरक्षा प्रदान की थी। महाराणा सांगा के अधिनायकत्व में उनके प्रभाव में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार आते थे। इससे हम महाराणा संग्राम सिंह का अपने समकालीन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में प्रभाव का अंदाजा लगा सकते हैं। यह प्रभाव उन्होंने यूं ही नहीं प्राप्त किया था। इसके लिए वह आजीवन युद्धरत रहे और युद्धों में उन्होंने, मान्यता है कि 80 घाव उनके शरीर पर थे। उनकी एक आंख, एक हाथ और एक पैर जा चुका था और यह घावों की परंपरा उनके सिंहासनारोहण से पहले ही प्रारंभ हो गई थी। अपने भाइयों के साथ जब उनका राज्यारोहण को लेकर द्वंद्व चल रहा था, तब एक समय उनके भाई पृथ्वीराज ने उन पर वार किया और उनकी एक आंख जाती रही। इस प्रकार जुझारू शासक के रूप में राणा सांगा की शुरुआत होती है और वह आजीवन जुझारूपन की भावना और साहस से मुक्त नहीं हो पाते हैं। सबसे पहले हम महाराणा सांगा के राज्यारोहण के साथ आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें और फिर हम ये देखें कि उन तात्कालिक समस्याओं का निराकरण राणा सांगा ने किस प्रकार किया, क्योंकि तात्कालिक समस्याओं का निराकरण किए बिना वह बृहत्तर उद्देश्य यानी गुजरात, मालवा और दिल्ली की सल्तनतों से लोहा नहीं ले सकते थे। ये तात्कालिक समस्याएं, जैसा कि हमने बात की, उनके राज्यारोहण को चुनौती के रूप में आई। उनके राज्यारोहण को चुनौती देने वाले उनके 2 भाई पृथ्वीराज और रायमल थे। एक उनके पिता का चाचा सारंगधर और एक उनका स्वयं का चाचा सूरजमल थे। विधाता ने ही राणा सांगा के राज्यारोहण के मुद्दे को निपटा दिया। उनके दोनों भाई पृथ्वीराज और रायमल, पृथ्वीराज और दूसरा भाई अपने पिता के शासनकाल में ही मारे गए। उन दोनों ने दूसरे दोनों प्रतिद्वंदियों सूरजमल और सारंगधर का भी खात्मा कर दिया और इस प्रकार जब उनके पिता की मृत्यु हुई, तब राणा सांगा ही सबसे बड़े पुत्र के रूप में उत्तराधिकारी बचते थे। इस प्रकार अपने पिता की मृत्यु के बाद राणा सांगा का राज्यारोहण हुआ। लेकिन राणा सांगा से पहले रायमल और उससे पहले उदय सिंह के काल में उदय सिंह ने अपने राज्यारोहण को स्वीकृति दिलाने के लिए मेवाड़ के बहुत से क्षेत्र अपने पड़ोसियों को दान में दे दिए थे, मित्रता पूर्वक उपहार में दे दिए थे। मारवाड़ के राठौड़ों को अजमेर पर अधिकार करने दिया। आबू के देवड़ाओं को आबू दे दिया। हाड़ाओं को कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करने दिया। इस प्रकार मेवाड़ के क्षेत्रों का नुकसान हुआ
और उनके पिता रायमल ने उन क्षेत्रों को जीतने की कोई कोशिश नहीं की। इस प्रकार राणा सांगा पर यह उत्तरदायित्व आता था कि वह अपने इन खोए हुए प्रदेशों को पुनः प्राप्त करे, और राणा सांगा ने यह किया भी। उन्होंने अजमेर को जीता सर्वप्रथम, आबू को जीता और हाड़ौती के क्षेत्र में रणथंभौर आदि विजय प्राप्त की। दूसरी समस्या महाराणा सांगा पर अपने पड़ोसी राजपूत राज्यों की तरफ से आई। यह राजस्थान के इतिहास का वह काल था जबकि राजस्थान के वे राजपूत शासक अपने राज्यों को शक्तिशाली बना रहे थे, जो बाद में राजस्थान के बड़े राज्यों में गिने जाने लगे। और सांगा के राज्यारोहण से पूर्व सांगा के मेवाड़ के राजत्व के कमजोर होने की स्थिति में उन्होंने मेवाड़ पर हावी होने की कोशिश की। ये राज्य थे आमेर के कछवाहा, मारवाड़ के राठौड़, हाड़ौती के चौहान और सिरोही के चौहान। राणा कुंभा ने कुछ के साथ कुछ को शक्ति से दबाया, कुछ को मित्रता से दबाया, कुछ को वैवाहिक संबंधों की स्थापना करके दबाया। इस प्रकार वह अपने समस्त पड़ोसी राजपूत राज्यों के साथ तालमेल स्थापित करने में सफल हुए। इन पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी चुनौती महाराणा संग्राम सिंह को अपने समकालीन दूसरी क्षेत्रीय शक्तियों से मिली। वह थे गुजरात। गुजरात में इस समय मुजफ्फर शाह सेकंड राज्य कर रहे थे। मालवा महमूद खिलजी द्वितीय राज्य कर रहे थे। दोनों ही सल्तनतों के खिलाफ महाराणा कुंभा सफलतापूर्वक संघर्ष से उबरने में और विजय प्राप्त करने में सफल रहे। दिल्ली की सल्तनत का पतनोन्मुख काल था। दो सुल्तान महाराणा संग्राम सिंह के समकालीन रहे, सिकंदर लोदी 1498 से 1517 और इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी। महाराणा संग्राम सिंह की थोड़ी थोड़ी टकराहट दोनों सुल्तानों के साथ हुई, जबकि सिकंदर लोदी के राज्यारोहण के समय में उन्होंने दिल्ली सल्तनत के उन क्षेत्रों को जीतने की कोशिश की जो राजस्थान में पड़ते थे। उन क्षेत्रों को पुनः जीतने के एवज में इब्राहिम लोदी के साथ उनका प्रत्यक्ष संघर्ष हुआ और उसमें महाराणा संग्राम सिंह की विजय हुई। इस प्रकार अब उनके सामने प्रारंभिक समस्याएं अपने संबंधियों की तरफ से थी, अपने साम्राज्य के खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने की थी, पड़ोसी राजपूत राज्यों की शत्रुतापूर्ण गतिविधियों की थी, पड़ोसी रियासतों की शत्रुतापूर्ण गतिविधियों की थी, और सबसे महत्वपूर्ण समस्या दिल्ली की सल्तनत की थी, जो हालांकि पतनोन्मुख थी लेकिन फिर भी भारत की केंद्रीय सत्ता गिनी जाती थी। हम इन समस्याओं को गिनते समय ही राणा सांगा के द्वारा इन समस्याओं के समाधान के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में बात कर चुके हैं। उन्होंने अजमेर को जीता और अजमेर के तरफ, भीलवाड़ा की तरफ एक बड़े अपने राजपूत को, जो कि इनके राज्यारोहण से पहले इनका संरक्षक की भूमिका निभाई थी, अपने पारिवारिक बंधुओं के खिलाफ संघर्ष में करमचंद पवार उस राजपूत सरदार का नाम था, वह इनका संरक्षक बना रहा था। अजमेर, परबतसर, मांडल, फूलिया, बनेड़ा आदि उत्तर पूर्वी, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में 15 लाख वार्षिक आय की जागीर करमचंद पवार के नाम कर दी। इस प्रकार बड़े क्षेत्र में होने वाले आक्रमणकारी अथवा शत्रुतापूर्ण गतिविधियों के प्रतिरोध के रूप में
अपने एक विश्वास पात्र व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। इससे न केवल मेवाड़ की सीमाएं सुरक्षित हुई, वरन करमचंद पवार का जो एहसान उनके ऊपर था वह उसका पुरस्कार देने में भी सफल हुए। मारवाड़, सिरोही, बागड़ ये पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी सीमाओं पर पड़ने वाले राज्य थे। इनके साथ उन्होंने एक संघ बना लिया और इससे राजपूत संघ अस्तित्व में आया, राजपूतों की शक्ति बढ़ी और गुजरात के विरुद्ध मेवाड़ का राज्य सुरक्षित हो गया। उसने मारवाड़ और बूंदी के राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। इस प्रकार आप देखते हैं कि अपने राज्य के चारों तरफ या तो उसने विजय प्राप्त की, या उसने मित्रता की, संघ बनाया, या उसने वैवाहिक संबंध स्थापित करके भी पारिवारिक रिश्तों की स्थापना कर दी। और इस प्रकार न केवल अपनी प्रारंभिक समस्याओं का दमन हुआ, वरन राजपूताना में, राजस्थान में उनकी शक्ति मजबूत हो गई और आपस में होने वाले छोटे छोटे संघर्षों से वह मुक्त हो गए। जयपुर के राज्य में पड़ने वाले चाकसू अथवा चाटसू को उन्होंने दिल्ली के सल्तनत के प्रभाव से मुक्त कराया और इस प्रकार उनका राज्य का क्षेत्र बढ़ा और आमेर के कछवाहों के साथ उनकी मित्रता बढ़ी, क्योंकि चाकसू का क्षेत्र जयपुर के परिक्षेत्र में ही आता था। दक्षिण पूर्व में उन्होंने ईडर का राज्य, जो कि मूलतः गुजरात और मेवाड़ के बीच में पड़ता था, वहां पर चलने वाले उत्तराधिकार के संघर्ष में हस्तक्षेप किया और वहां पर अपने जामाता रायमल को शासक बना दिया। इस प्रकार चारों तरफ से अपने मित्र अथवा संबंधी राजपूत राज्यों को अपनत्व में शामिल करके महाराणा संग्राम सिंह राजस्थान में अपनी स्थिति को निरापद बना सके। अब वह स्वतंत्र थे, न केवल मालवा और गुजरात की सल्तनतों से लड़ने के लिए, वरन उनके पास पर्याप्त शक्ति भी थी, क्योंकि वह राजपूतों की शक्ति को संगठित कर चुके थे। सबसे पहले हम मालवा की रियासत के साथ मेवाड़ के संबंधों को देखेंगे। पहले ये देखें कि महाराणा सांगा और मालवा के सुल्तान महमूद खलजी द्वितीय के मध्य संघर्ष के क्या कारण थे। महाराणा कुंभा के समय से ही हम देखते आ रहे हैं कि दोनों रियासतों के मध्य संघर्ष चलता रहा था, यानी मेवाड़ और मालवा के मध्य संघर्ष एक ऐतिहासिक कारक था जो कि पीढ़ियों से चला आ रहा था, क्योंकि दोनों ही रियासतें उत्तर भारत में स्वयं को सर्वशक्तिशाली सत्ता के रूप में स्थापित करना चाहती थी। तो उनके संघर्ष के पीछे सर्व प्रमुख कारण राजनीतिक महत्वाकांक्षा का था। दूसरे कारण उनके धर्मों की भिन्नता में भी आते थे, क्योंकि मालवा के सुल्तान इस्लाम धर्म से, मेवाड़ के सुल्तान हिंदू धर्म से आते थे। इसलिए राजस्थान में पड़ने वाले कुछ राज्य और वहां से संबंधित मुस्लिम जनता, जैसे कि अजमेर के संदर्भ में ऐसा हुआ था, जबकि उन्होंने हिंदुओं के प्रभुत्व से मुक्त कराने की मेवाड़ मालवा के सुल्तान से गुजारिश की थी। जैसा कि मालवा की रियासत में कई बार हिंदुओं पर अत्याचार के उदाहरण सुने जाते थे और हिंदू शासकों से यह उम्मीद की जाती थी कि वह जनता को मुस्लिम अत्याचारों से बचाएंगे। तो संघर्ष का एक कारण धार्मिक भी था। जो तात्कालिक कारण उपस्थित हुआ वह यह था कि मालवा की रियासत में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चला और एक राजपूत सरदार मेदिनी राय
जो कि चंदेरी के थे, की मदद से महमूद खिलजी द्वितीय सुल्तान बने। लेकिन महमूद खिलजी द्वितीय ने स्वयं मेदिनी राय पर विश्वास करना बंद कर दिया और अपनी राजधानी मांडू छोड़कर वह गुजरात के सुल्तान के शरणागत हो गए। मेदिनी राय ने उनको निमंत्रण भेजे और अब स्वयं पर विश्वास करने का आग्रह किया, लेकिन महमूद खिलजी द्वितीय गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय की मदद से मांडू पर आक्रमण किया। क्योंकि दो शासकों की सेना से उनको सामना करना था, जिसमें उन्हें लगा कि वह शक्तिशाली सिद्ध नहीं होंगे, इसलिए वह राणा सांगा की शरण में चले गए और मदद की याचना की। उन्होंने अपने पुत्र नत्थु को मांडू में नियुक्त किया और यह कहा कि वह किसी भी प्रकार से 1 महीने तक मांडू को बचाए रखे, तब तक वह राणा सांगा की सहायता लेकर उपस्थित हो जाएंगे। लेकिन नत्थु गुजरात और मालवा की सम्मिलित सेना का सामना नहीं कर सके और आक्रमण में मारे गए और मांडू पर मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय का गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय की मदद से अधिकार हो गया। इस प्रकार एक राजपूत सरदार मेदिनी राय की मदद करने के उद्देश्य से तथा उसके पुत्र की हत्या हो जाने के कारण राणा सांगा मेदिनी राय के साथ मदद के लिए चले। लेकिन वह मांडू पहुंच भी नहीं पाए थे, जबकि उनको पता चला कि नत्थु की मृत्यु हो चुकी है और मांडू का पतन हो चुका है। महमूद खिलजी द्वितीय वहां के शासक बन चुके हैं। इसलिए उत्तरी मालवा के कुछ क्षेत्रों को उन्होंने जीता और हाड़ौती के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण मजबूत किया और वापस मेवाड़ को चले आए। लेकिन क्योंकि महाराणा सांगा ने मालवा के ऊपर अभियान करना प्रारंभ कर दिया था, इसलिए मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को यह नागवार गुजरा और वह अपने राज्य से आगे बढ़कर राणा सांगा पर अभियान करने के लिए चले। इधर से राणा सांगा भी अपनी राजधानी से निकले और 1519 ईस्वी में गागरोन का युद्ध दोनों के मध्य हुआ। राणा सांगा इस युद्ध में विजयी हुए। उन्होंने महमूद खिलजी द्वितीय को बंदी बनाया, चित्तौड़ लेकर आए, जहां पर वह 6 महीने रहा और 6 महीने के बाद उनको स्वतंत्र कर दिया। लेकिन स्वतंत्र करने से पहले उन्होंने उनके पुत्र को बंधक के रूप में, जमानत के रूप में अपने राज्य में रख लिया। इस प्रकार राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय के साथ वही व्यवहार किया जो कि राणा कुंभा ने अपने समकालीन मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के साथ किया था। क्योंकि मालवा की सल्तनत पर अधिकार करना और बनाए रखना संभव नहीं था, इसलिए यह उचित था कि एक मित्रतापूर्वक कदम उठाकर मालवा की रियासत और मेवाड़ की रियासत के मध्य शत्रुतापूर्ण संबंधों को कुछ कम करके मैत्री के संबंध स्थापित किए जाएं, जिससे से कम एक रियासत के साथ तो उन्हें न लड़ना पड़े। लेकिन राजनीति प्रतिस्पर्धा में ऐसा नहीं होता है। न राणा कुंभा मालवा की मित्रता पर भरोसा कर सके। मालवा के सुल्तान ने 5 बार आक्रमण किया मेवाड़ पर राणा कुंभा के समय में। उसी प्रकार महाराणा संग्राम सिंह के समय में भी महमूद खिलजी द्वितीय पुनः मेवाड़ पर आक्रमण कर देंगे। लेकिन कम से कम मालवा के सुल्तान के संदर्भ में तो आपने देखा ही कि न केवल वह शक्ति से उनका दमन करने में सफल हुए, वरन कूटनीतिज्ञ के रूप में उनको मित्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश भी उन्होंने की। 1519 ईस्वी में महाराणा सांगा अपनी प्रभुता मालवा के सुल्तान के ऊपर स्थापित कर चुके थे।
अब हम गुजरात की रियासत को लेते हैं। गुजरात की रियासत और मेवाड़ की रियासत के मध्य भी संघर्ष की परंपरा चली आ रही थी। महाराणा कुंभा के समय में भी दोनों के मध्य संघर्ष हुए थे और अब पुनः संघर्ष होने वाले थे। यह संघर्ष भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर ही थे, जिनमें कोई न कोई कारण, कोई न कोई दूसरे मुद्दे संघर्ष को बढ़ाने वाले कारणों के रूप में शामिल हो जाते थे। जैसे राणा सांगा और मालवा की रियासत के मध्य अजमेर एक संघर्ष का कारण बनता था, उसी प्रकार मेवाड़ और गुजरात की रियासत के मध्य नागौर का प्रश्न संघर्ष का कारण बनता था। मुद्दा यह था कि नागौर के राज्य को दिल्ली के सुल्तानों से स्वतंत्र दर्जा दिलाने में गुजरात के सुल्तानों की भूमिका रही थी। और आपने देखा था कि महाराणा कुंभा के समय नागौर पर महाराणा कुंभा ने अभियान किया था और अपने संरक्षक व्यक्ति को राजा बना दिया था। अब गुजरात के सुल्तान के लिए यह आवश्यक था कि वह नागौर के राज्य को मेवाड़ की संरक्षकता अथवा आधिपत्य से मुक्त कराए। इस प्रकार नागौर का राज्य मेवाड़ और गुजरात की रियासत के मध्य संघर्ष का कारण बना हुआ था। मालवा के सुल्तान की मदद करके गुजरात के सुल्तान ने महाराणा कुंभा के क्रोध को और भी अधिक प्रज्वलित कर दिया था। राणा सांगा ने गुजरात की तरफ पड़ने वाले राजपूत राज्यों को मिलाकर एक संघ बना लिया था, जिसकी प्रतिक्रिया गुजरात में होना स्वाभाविक था। और ईडर, जो कि गुजरात के क्षेत्र में ही पड़ता था, वहां पर उत्तराधिकार में होने वाले संघर्ष में हस्तक्षेप करके महाराणा कुंभा ने रायमल के रूप में अपने दामाद को वहां पर स्थापित करके गुजरात की भूमि पर अपना प्रभाव बढ़ा लिया था। इस प्रकार मेवाड़ और गुजरात के राज्यों के मध्य भी संघर्ष के कारण उपस्थित हुए और युद्ध हुआ। जैसे ही महाराणा सांगा ने रायमल को ईडर का राज्य शासक बनाया, महाराणा गुजरात के सुल्तान ने अभियान किया ईडर के विरुद्ध। कई अभियान करने के बाद वह रायमल को अपदस्थ करके उसके प्रतिद्वंद्वी भारमल को शासक बनाने में सफल हुए। महाराणा कुंभा ने प्रयाण किया, पुनः रायमल को राजा बना दिया और गुजरात की सेना का पीछा करते हुए वह अहमदनगर तक चले गए और अहमदनगर में गुजरात की सेना को परास्त किया। घर में परास्त होना किसी भी राजा के लिए बड़ी अपमानजनक बात होती है, तो गुजरात के शासक ने प्रयाण किया, बागड़ के क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में से निकलते हुए वहां पर विनाश करते हुए वह मंदसौर पहुंचा, जहां पर कि 1520 ईस्वी में मंदसौर का युद्ध हुआ। यहाँ पर मंदसौर में मालवा का सुल्तान महमूद खलजी द्वितीय भी गुजरात के सुल्तान की सहायतार्थ आ पहुंचा। इस प्रकार मेवाड़ को लड़ने के लिए दो शक्तियां उपस्थित थी। महाराणा संग्राम सिंह ने कूटनीति से काम लिया। उन्होंने मालवा के सुल्तान को युद्ध क्षेत्र से लौट जाने के लिए इस बात पर तैयार कर लिया कि वह उनका पुत्र, जो गागरोन के युद्ध के समय से ही उनके पास बंधक के रूप में मौजूद था, को मुक्त कर देंगे और मालवा का सुल्तान युद्ध क्षेत्र से पीछे हट गया। अब केवल गुजरात का सुल्तान बचता था और उस अकेले को परास्त करना कोई बड़ी बात नहीं थी। गुजरात के सुल्तान ने भी राणा सांगा के साथ युद्ध में शक्ति का निर्णय करने की बजाय संधि कर लेना उचित समझा। उसके पश्चात संधि हो गई और
इस प्रकार संघर्ष का निपटारा हो गया। तो राणा सांगा न केवल दोनों सुल्तानों को अलग करने में सफल हुए, वरन गुजरात के द्वारा भी अपने राज्य को किसी प्रकार की हानि किए जाने से बचाने में सफल हुए। इस प्रकार कम से कम 2 रियासतों गुजरात और मालवा के विरुद्ध राणा सांगा सफल हुए। यह 1920 तक का इतिहास है। इसी समय उनका संघर्ष दिल्ली की सल्तनत से चल रहा था। आपने देखा कि 1517 ईस्वी तक सिकंदर लोधी राज्य कर रहा था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था। दूसरा कारण यह भी था दिल्ली सल्तनत की कमजोरी का कि इन्हें अपने आंतरिक प्रतिद्वंदियों का सामना करने में ही शक्ति का ह्रास करना पड़ रहा था। इसलिए इनके दूसरे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए यह सरल था कि वह इनके विरुद्ध आक्रमणकारी कार्यवाहियां करके अपने प्रभाव को बढ़ा सकते थे। खास तौर से मालवा के सुल्तान चाहते थे कि वह दिल्ली के सल्तनत के प्रभाव को विस्थापित करके स्वयं एक केंद्रीय शक्ति की भूमिका में आ जाएं। ऐसा ही महत्वाकांक्षा पालने का आक्षेप राणा संग्राम सिंह के ऊपर भी लगाया जाता है। तो दोनों के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण साम्राज्यवादी आकांक्षाएं थी। राणा सांगा दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहते थे, अपने क्षेत्रों का विस्तार करना चाहते थे, दिल्ली की सल्तनत को विस्थापित करके स्वयं उत्तरी भारत की महत्वपूर्ण शक्ति बनना चाहते थे, और पतनोन्मुख होते हुए भी दिल्ली के सुल्तान यह होने देना नहीं चाहते थे और किसी न किसी प्रकार से वह अपने राज्य को बचाए रखना चाहते थे और उन क्षेत्रों को पुनः भी जीतना चाहते थे जो कि दूसरी शक्तियों ने जीत लिए थे। इस प्रकार दिल्ली की सल्तनत और राणा सांगा के मध्य संघर्ष का बीजारोपण हुआ। राणा सांगा ने, आपने देखा कि चाकसू के क्षेत्र पर अधिकार किया था और आगे बढ़कर उन्होंने पूर्वी राजस्थान में, उत्तर पूर्वी राजस्थान में ऐसे क्षेत्र जीत लिए जो कि दिल्ली सल्तनत के अधीन थे। रणथंभौर से आगे बढ़कर उन्होंने खंडार का किला जीता और बयाना को जीत लिया। यह क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के प्रभाव क्षेत्र में आते थे। दिल्ली के सुल्तान मालवा को विजिट करना चाहते थे। इधर मेवाड़, इधर मालवा के सुल्तान भी दिल्ली को विस्थापित करना चाहते थे। कहीं न कहीं दोनों के बीच में मेवाड़ के सुल्तान दोनों ही शक्तियों के प्रभाव को समाप्त कर स्वयं उत्तरी भारत में सर्व प्रमुख शक्ति बनना चाहते थे। तो यह एक तरह से त्रिपक्षीय संघर्ष का अंग भी था। धार्मिक विद्वेष था ही, क्योंकि दिल्ली के सुल्तान मुस्लिम धर्म से आते थे और मेवाड़ के सुल्तानों को हिंदू संस्कृति का रक्षक माना गया था। राणा सांगा ने अजमेर पर अधिकार कर लिया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय से ही अजमेर दिल्ली सल्तनत का एक केंद्र राजपुताना में रहा था, जो कि महाराणा कुंभा और उसके बाद के समय से मेवाड़ के अधिकार में चला आ रहा था। इसलिए इन कारणों की पृष्ठभूमि में संघर्ष पनपने जा रहा था। जब राणा सांगा ने भरतपुर के क्षेत्र में आगे बढ़कर दिल्ली सल्तनत के कुछ क्षेत्र जीत लिए, तो दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी अपने राज्य से, अपनी राजधानी से निकला और राजस्थान में प्रवेश किया। बूंदी में खातौली के निकट 1518 ईस्वी में दोनों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया, उसके बेटे को बंदी बनाया और धनराशि लेकर उसको छोड़ा। इस प्रकार केंद्रीय सत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाला इब्राहिम लोदी मेवाड़ के शासक राणा सांगा से पराजित हो गया।
यह उसके सम्मान और शक्ति को एक बड़ा आघात था, जिसको वह तत्परता से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए प्रतिरोध की भावना से उसने पुनः आक्रमण किया। इस खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने अपना एक हाथ और एक पैर खोया था। जब दूसरी बार आक्रमण हुआ, तब मियां हुसैन और मियां माखन फरमूली के नेतृत्व में सुल्तान इब्राहिम लोदी ने अपनी सेना भेजी। धौलपुर में बारी गांव में 1519 ईस्वी में युद्ध हुआ। पुनः राणा सांगा ने लड़ाई को जीत लिया। इस प्रकार दिल्ली के सुल्तानों के विरुद्ध राणा सांगा ने सफलता प्राप्त की। इस प्रकार आप देखते हैं कि राणा सांगा ने अपने समकालीन तीन बड़ी शक्तियों मालवा, गुजरात और दिल्ली को हराया। न केवल हराया, वरन दिल्ली के सुल्तान को 2 बार हराया। अपने इस समस्त काल में 1509 में उनका राज्यारोहण हुआ और 1520 तक वह मालवा, गुजरात और दिल्ली के सुल्तानों को अपनी शक्ति से दबा चुके हैं। 1500 इसी समय भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत पर बाबर का आगाज हो रहा था, जो कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाले थे। उन्होंने महाराणा सांगा की यह प्रतिष्ठा सुन रखी थी कि वह 18 लड़ाइयों का विजेता था और उस समय उत्तरी भारत का महानतम राजपूत शासक था। इस प्रकार आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान को केंद्र बनाकर उत्तरी भारत में महाराणा संग्राम सिंह जिन राजनीतिक युद्धों में संलग्न थे और विजय प्राप्त कर रहे थे, उनकी प्रतिष्ठा काबुल में बाबर तक पहुंच चुकी थी। इसी कारण से अपने इस समय में 1520 के पश्चात और बाबर के आगमन तक राणा सांगा अपने गौरव के उच्चतम शिखर पर थे और बाबर को महसूस होता था कि अगर भारत में उनका सबसे बड़ा कोई प्रतिद्वंद्वी है तो वह इब्राहिम लोदी न होकर राणा सांगा ही है। इस प्रकार राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध उस समय हुआ जबकि राणा सांगा अपनी कीर्ति के चरम शिखर पर थे। धन्यवाद।